एम फॉर मोक्षा पार्ट 2 विथ डॉक्टर श्वेता। आज हम ये सेशन पार्ट 2 कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं कि अरे मुझे समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाद में कभी पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज आप पार्ट 2 एंजॉय कीजिए। आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता है। और पार्ट 1 में एक जो कहानी अधूरी रह गई थी, जब वो उनके टीटीसी जाने के अराउंड थी, उसका भी हम आज कंक्लूजन करेंगे। और भी बहुत सारी गुरु स्टोरीज है। सो मैं पहले डॉक्टर श्वेता को इंट्रोड्यूस कर दूं। शी इज BHMS होम्योपैथी एंड ऑल्सो अ बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, PGD in clinical research, ZEFE Lab USA, PGD in psychology symbiosis, PGD in Vior batch flower therapy, 15 years of experience in clinical research in various pharma companies, advanced Reiki, advanced pranic healing, reflexology, Marma and acupressure therapist. She is a happiness program teacher, Yes Plus teacher, substance abuse, de-addiction teacher, trainer, and Shri Shri Yoga teacher, Shri Shri Sanskar Kendra teacher, Padma Sadhana instructor, KYC, KYT, and deep sleep anxiety teacher. She started her journey in 2008, organized various Art of Living programs like Art of Living, Advanced Meditation Program, Sahaj Samadhi Program, Intuition Program, Eternity Program. She started the Art of Living Ulve chapter, which is a part of Navi Mumbai in 2014. बहुत बहुत स्वागत है श्वेता दीदी आज आपका इस सेशन में। जो एक अधूरी कहानी रह गई थी पार्ट 1 में, उसी को कंप्लीट करते हुए आप शुरू कीजिए। यस, ओवर टू यू। Jai Gurudev all. Thank you so much for all the responses, especially all non-art of living people. उन लोगों ने भी ये स्टोरीज बहुत एंजॉय किया और बहुत उनको अच्छा लगा. सो विल स्टार्ट विद दी सेकेंड. ये ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ गुरु स्टोरी शेयर करने वाले. तो हम लोग गुरु स्टोरीज क्यों शेयर करते हैं, जो लोग नॉन आर्ट ऑफ लिविंग है उन लोगों के लिए, है ना. ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर जीवन में गुरु नहीं मिले तो आपका पूरा पूरा जर्नी या पूरा जीवन अधूरा है, अनाथ जैसा है. जिस दिन आपको गुरुजी मिल गए, आपको गुरु मिल गए, उस दिन आपको नाथ मिल गए. जैसे हमको मम्मी पापा नहीं होते तो हमको लगता है कि वो लोग अनाथ है, बट ऐसा नहीं है. जिनके माँ बाप है, मम्मी पापा है, और गुरु जिनके जीवन में नहीं है, जिनके लाइफ में नहीं है, वो लोग भी अनाथ ही है. तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने गुरु स्टोरीज के द्वारा गुरु जी को आप तक पहुंचाएंगे. और हम लोगों के जीवन में गुरुजी होने के बाद, गुरुजी आने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें आई हैं, ये हम शेयर करना चाहते हैं. सो दैट आगे जीवन में कोई तकलीफ आए, समस्या आए, जहां पे हम लोग स्टक हो गए, हम लोग अटक गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने एक हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर को कॉल करने वाले हैं, या फिर इधर उधर देखने वाले हैं. ऐसे बहुत सारे हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर है पूरे इंडिया में, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईटी प्रोफेशनल है, कार्डियोलॉजिस्ट है, क्लर्क है. हर हर स्ट्रेटा में, हर स्तर पे हम लोग के टीचर्स है, जो दे आर और फॉर यू, वो सब आपके लिए है, टू हेल्प यू आउट. तो उन तक पहुंच जाना और बोलना कि हम स्टक हो गए हैं, बिफोर यू एंड अप इन अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे आपको वापस नहीं आना है. वो सिचुएशन में जाने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इधर उधर देखने वाले और किसी को भी पूछने वाले, हम लोग गूगल पे जाके सर्च करने वाले. ऑल द आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स आर देयर फॉर यू टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन. और गुरुजी के साथ कनेक्शन होने के बाद तो आपको किसी की जरूरत नहीं है. गुरुजी बोलेंगे और सब चीजें होना शुरू हो जाएंगे, है ना. तो हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट है ना, जिन लोगों ने नहीं देखा है ना, वो लोग फर्स्ट पार्ट देख लेंगे. और जिन लोगों को डायरेक्टली दूसरा पार्ट देखना है, तो यू आर ऑल्सो वेलकम, मोस्ट वेलकम.
तो हम लोग का 2012 में हम लोग ने एक सुंदर सा स्टोरी बताया था, जिसमें हमारे भाई का हेल्थ बहुत, क्या बोलेंगे ना, जो डेथ बेड पे था वो ठीक हो गया। तो 2008 में हमारा जर्नी शुरू हुआ। फर्स्ट हम लोग ने 2008 में पहला हैप्पीनेस प्रोग्राम है, तब बेसिक कोर्स बोलते हैं ना, वो किया। तो 2012 तक और एक छोटे छोटे सुंदर से एक्सपीरियंसेस है, वो हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उल्वे चैप्टर कैसे चालू हुआ। उल्वे एक छोटी सी जगह है जिसका नाम भी किसी को पता नहीं था। मतलब जब पहले ना 2014-15 में लोग बोलते थे उल्वे, तो सब लोग बोलते थे ये कौन सी जगह है, तो हम लोग बोलते थे एक छोटा सा गांव है जहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, और पता नहीं कोई पहुंच पाएगा कि भी नहीं। तो ये उल्वे का स्टोरी हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो 2008 में जब भी हम लोग का मेरा जब भी हैप्पीनेस प्रोग्राम या बेसिक कोर्स हुआ, तो 2008 में ही मेरे मम्मी पापा भाई और बहन सबका कोर्स हो गया। तो मेरे दीदी ने हम लोग को आर्ट ऑफ लिविंग में लाया। तो पहले उनका कोर्स हो गया, फिर हमारा कोर्स हुआ, हमारे पूरी फैमिली का कोर्स हुआ, और हम लोग आगे की जर्नी में बढ़े। तो 2009 में जब हमको जॉब मिला टीसीएस में, तो वहां पे हम लोग का स्पिरिचुअल जर्नी भी मेरा शुरू हुआ, और फिर ऑफिस भी चल गया था। तो क्या हुआ, 2010 में हम लोग का दूसरा प्रोजेक्ट में हम लोग को शिफ्ट किया, जो विक्रोली में ऑफिस था। तो हम लोग जो नवी मुंबई में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हम लोग विक्रोली ऑफिस के लिए कोपर खेरने नाम के प्लेस पे हम लोग शिफ्ट हो गए। तो हम लोग 3 लड़कियां थी जो वहां पे शिफ्ट हो गई। तो जब हम मुंबई में जग गए और 1 डेढ़ साल हो गया था, तो आपको पता है क्या, मुंबई में क्या होता है पता है क्या, जनरली जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको ना वाटर बॉर्न डिसीजेस होता है, जैसे टाइफाइड। आप जब भी मुंबई आओगे ना, तो एक दो साल में हर एक को ना एक बार तो भी टाइफाइड हो जाता है। तो हमारे प्रोजेक्ट में जब हम अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां पे रुके थे, और वहां पे हम लोग विक्रोली ऑफिस हमारे बस से जाते थे। तो हमारा जो बस था, ऑफिस का जो बस था, वो था कोपर खेरने से बस जाता था, और कोपर खेरने का जो हमारा फ्लैट था, वहां से हम पहले ऑटो से कोपर खेरने स्टेशन पे जाएंगे और फिर हम लोग ऑफिस जाएंगे। तो वो पीरियड में क्या हुआ, मुझे टाइफाइड डायग्नोज हो गया 2010 में। और वाटर बॉर्न डिसीज है, तो मुंबई में तो हर एक को टाइफाइड होते ही रहता है, तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया था। तो क्या हुआ ना, तो 15 दिन की छुट्टी लेके मैं नासिक चली गई, क्योंकि घर पे वहां पे केयर करने के लिए कोई नहीं था। तो हम लोग ने क्या किया कि सोचा, हम सब फ्रेंड्स ने कि एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने घर चले जाते। तो मैं अपना नासिक के घर में चली गई, और मेरी जो फ्रेंड थी वो गई, और 15 दिन के लिए शिफ्ट हो गई। तो 15 दिन के टाइफाइड के फीवर होने के बाद जब मैं वापस अपने रूम पे आई, और फिर जब टाइफाइड हुआ ना, वो टाइम पीरियड था 2010 का, जुलाई जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो आपको पता है क्या, मुंबई में ना जुलाई में बहुत बारिश होती है। इतनी ज्यादा बारिश होती है ना कि आप ऐसे बोलोगे कि अरे कितना बारिश है यहाँ पे, तो 3 3 4 4 दिन तक सूरज भी नहीं दिखता। फिर ना जो लोग बाहर से आए होते हैं ना, उन लोग को बहुत ऐसा होता है कि कब धूप दिखेगी, कब ये होगा, हम लोग कब मतलब सितंबर कब आएगा, और जब ऐसा शाइनी और एकदम अच्छा वाला सीजन चालू हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो जुलाई एंड में वगैरह मेरा टाइफाइड डायग्नोस हुआ। 2 हफ्ते के लिए मैं घर पे थी, और फिर नासिक से हम आ गए, तो मेरी फ्रेंड भी फिर आ गए, हम दोनों वहां पे रहते थे। तो जब मैं वहां पे गई, वहां पे बारिश देखने के बाद मुझे टेंशन हो गई। मैंने बोला अभी इतना बारिश है, तो कैसे मैनेज होगा। तो मैंने गुरुजी का फोटो तो हमारे घर पे था ही, तो वहां पे मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी कल से ऑफिस जाना है, मेरा वीकनेस तो अभी भी वैसा है। अब मैं अगर एक बार भी ये बारिश में भीग गई ना, तो मैं काम से गई, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इतना वीकनेस था मुझे। और ना मुंबई की बारिश में ऐसा कभी नहीं होता कि आप भीगेंगे नहीं। आपके पास छाता भी है ना, तो भी आप भीगेंगे ही भीगेंगे। आपने नया चप्पल ले लिया, आपने एक्स्ट्रा का कपड़ा रख लिया, आपने सारी अरेंजमेंट कर लिया मुंबई में, और एक बड़ा सा छाता, मतलब मैंने तो हर साइज का छाता मुंबई में ट्राई कर लिया कि इतना बड़ा ले लूं, फिर इतना ले लूं, छोटे से बड़ा हर चीज आप ट्राई कर लो। लेकिन आप मुंबई की बारिश में तो भीगो ही भीगो, ऐसा एक बार अगर डिसाइड कर लिया यूनिवर्स ने कि आपको भिगाना है, तो आप तो भीगने ही वाले, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता ऐसा। तो फिर हमको बहुत डर लग रहा था कि भाई हम तो डर ऐसे भीग गए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो हमने गुरुजी को ऐसा प्रे किया कि आप देखना, अगर हम ना बारिश में अगर ये हो गए, भीग गए, तो फिर हम तो बीमार और पड़ जाएंगे, और फिर ना हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा।
तो दूसरे दिन से क्या हुआ पता है, हमारा जो अपार्टमेंट था उसके सामने एक ऑटो वाला रुकना शुरू हो गया। हम लोग क्या करते थे, 9:30 ऑटो पकड़ते थे, वहां से हम लोग कोपरखैरने स्टेशन जाते थे, और स्टेशन से हम लोग विक्रोली ऑफिस जाते थे, ठीक है। तो फ्रॉम दैट डे 9:30 को एक ऑटो वाला खड़ा रहता था, और जैसे ही हम लोग निकलना चालू हो जाएंगे, बारिश एकदम रुक जाएगी, और वो ऑटो वाला हमारा वेट करेगा। पर आपको एक बात पता है क्या, अगर मुंबई में अगर आप रहे होंगे ना, तो मुंबई में ऑटो वाला मिलना इज सो डिफिकल्ट, स्पेशली इन बारिश का सीजन। अगर बारिश के सीजन में आपको ऑटो वाला मिल गया तो समझ लेना आपको भगवान मिल गया, क्योंकि ऑटो वाले मिलते ही नहीं है। आप हाथ दिखाओ, पैर दिखाओ, कुछ भी कर लो, वो लोग सुनते भी नहीं, रुकते भी नहीं, और भाग जाते हैं। वो तो मुझे भी हमेशा लगता था ये लोग कहाँ भागते हैं, इतना इतना इन लोगों को घाई किस चीज का रहता है, लेकिन ऑटो वाले आपको नहीं मिलेंगे। बट फ्रॉम दैट डे, 1 से 1.5 महीना, जब तक कि मैं ठीक ना हो जाऊं, एक ऑटो वाला आके वहां पे रुकता था, और हम लोग ऑटो में बैठ के आराम से ऑफिस जाते थे। तो मैंने वो ऑटो वाले का चेहरा कभी देखा नहीं, मेरा तो ऐसा था कि ऑटो मिल गया ना तो हो गया। तो ये सब चल रहा था ना, तभी क्या हुआ पता है, मेरे मम्मी पापा नासिक में थे, तो एवरी फ्राइडे सैटरडे हम लोग नासिक भागते थे। तो फ्राइडे इवनिंग हम लोग क्या करेंगे, शुक्रवार शाम को हम लोग है ना अपना ट्रेन पकड़ के कसारा लोकल से जाएंगे, और कसारा लोकल के कसारा लोकल को पकड़ के हम लोग घर जाएंगे, और मंडे मॉर्निंग है ना हम लोग फिर से नासिक से हम लोग ट्रेन पकड़ के हम लोग मुंबई आएंगे, और फिर मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करके, हर कोई नासिक वाले लोग हम लोग वैसा ही करते हैं। तो ये हम लोग का रूटीन था। अभी मेरा वीकनेस है, और उसमें ये सारा रूटीन कैसे फॉलो करना है, बट स्टिल हम लोग को घर पे जाना ही रहता था, क्योंकि घर पे जाना इज ऑलवेज अ ब्लिस है ना हमको। हमारे घर पे जाने के बाद कितना अच्छा फील होता है ना। बस वैसा ही हम हमारे आश्रम जब जाते हैं ना, बेंगलोर आश्रम में, तो ऐसा घर के जैसा फील होता है, घर है अपना। तो वहां पे जाओ तो आप वही के हो जाते हो, जैसे हमको वैसे घर पे जाना रहता था, तो हम लोग घर जाते थे। तो ये पूरे 1.5-2 महीने में पता है क्या हुआ, एवरी मंडे मॉर्निंग जब बारिश होती थी ना, तो 3 बजे तक, 4 बजे तक धाड़ 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 बारिश होगी, और 5 बजे बारिश एकदम शांत। ऐसा था कि जैसे कभी बारिश हुई नहीं, इस तरह से वो चला। तो मैंने सोचा कि अरे ये क्या है, बारिश ऐसे रुक जाती है, हर मंडे बारिश रुक जाती है, और फ्राइडे के टाइम पे भी तो कभी बारिश लगा ही नहीं। तो ऐसा हुआ 1.5-2 महीना हम बारिश में भीगे ही नहीं, हमको बारिश ने छुआ ही नहीं, और हम लोग अच्छे से। फिर ना मुझे लगा ये बात तो मेरे और गुरु जी के बीच में है, तो किसी को कैसे पता चलेगी, और पता चलेगी तो कैसे पता चलेगी ना, ये तो हमने रिक्वेस्ट किया था तो हो गया ऐसा। तो क्या हुआ ना, वही टाइम पीरियड में हम लोग ना मॉर्निंग के टाइम, मतलब सैटरडे मॉर्निंग हम लोग नासिक जाना चाहते थे, तो हम लोग कसारा का ट्रेन पकड़ते थे। तो क्या करेंगे हम लोग पहले थाना पकड़ेंगे, थाना से हम लोग कसारा, और कसारा से हम लोग टैक्सी पकड़ के नासिक जाएंगे। तो उस दिन हम लोग ने सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे को हेक्टिक हो जाएगा, तो सैटरडे मॉर्निंग का हम लोग ने कसारा पकड़ा, और वहां पे ना उस दिन सैटरडे मॉर्निंग की बात है, 11 बजे वगैरह हम लोग वहां पे पहुंचे होंगे। और फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे स्ट्राइक चल रहा था। महाराष्ट्र में कैसा है, काली पीवड़ी बोलती है उसको। तो टैक्सीज है, तो वो जो टैक्सीज होती है ना कसारा की, वहां पे वो बहुत सारे टैक्सीज आपका वेट करती रहती है, और जो टैक्सीज है ना आपको लेके नासिक जाती है, ऐसी वाली टैक्सीज, क्योंकि बस से जाना बहुत लंबा हो जाता है। और बस पकड़ने के लिए ना एक ऐसा ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर आप बस पकड़ेंगे और फिर जाएंगे। तो हर कोई क्या करेगा, प्रिफर करेगा कि हम टैक्सी में जाए। उस दिन 11 बजे हम लोग गए, और देखा तो वहां पे वो टैक्सी वालों का स्ट्राइक चल रहा था। और वो इतना बड़ा स्ट्राइक था कि सारे टैक्सी वालों ने पूरा ऐसे हाय हाय के नारे लगाना चालू किया था। और तभी का जो रेट था ना, 80 रुपीज पर पर्सन था। तो देवर सेइंग कि हम 120, मतलब 120 रुपया हम लोग को चाहिए। तो 120 के लिए वो लोग सब ये कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, और नारे लगा रहे थे कि सब लोग ऐसे साइड में खड़े हो गए, और कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा। और ना अगर कोई वो ना टैक्सी वाला बंदा ऐसा बोलेगा कि मैं आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरा तो पेट का सवाल है, मुझे 80 रुपए भी चलेगा, तो वो लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि हमारा यूनियन है, हम नहीं लेके जाने देंगे, हम किसी को भी नहीं जाने देंगे, सब लोग मिलके हम लोग अपना रेट बढ़ाएंगे। और वो टाइम पे हम लोग वहां पे गए,
और हमने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो स्ट्राइक चल रहा है, और वो एक दिन पूरा वो लोग स्ट्राइक ही करने वाले थे, ताकि हमें उस चीज का इम्पोर्टेंस पता चले, हमारा जो पैसा है हम बढ़ाए और फिर हम उनको आगे लेके जाए। तो अभी वो ब्रिज चल के जाना, फिर बस पकड़ना, और बस का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ज्यादा नहीं है। तो 1 घंटे में अगर ऐसे कुछ आएगा बस, तो फिर हम कैसे करेंगे? ऐसा हम सोच ही रहे थे। तो हमारी फ्रेंड और हम बाहर आए, स्टेशन के बाहर, और एक बंदा आके हमको बोलता है, मैडम आपको नासिक जाना है ना? मैंने बोला हाँ हाँ, हम लोग को नासिक जाना है। तो बोलता है कि एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, और 1-2 लोग होंगे तो ले लो, और चलो बैठ के जाते हैं। और मैं, मेरी फ्रेंड, और ऐसे 3 और 3 6 लोग, ऐसे पीछे से 2-3 थे, ऐसे 6 लोग हम लोग फटाफट टैक्सी में बैठ गए। और ना हम लोगों ने बोला, भैया आपको 120 रुपीज चाहिए क्या? क्योंकि वो सारा जो गड़बड़ चल रहा था 120 रुपीज के लिए चल रहा था ना। तो हमने बोला कि इतना सब चल रहा है, इसमें हम कोई लेके जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनको 120 रुपीज दे देते। तो हमने बोला कि भैया आपको 120 रुपीज चाहिए ना, हम लोग दे देते हैं। तो आपको पता है उसने क्या बोला? नहीं, हमको 120 रुपीज नहीं चाहिए, हम 80 रुपीज में ही लेके जाएंगे। और फिर वो हमको लेके गए, और लेके जाने के बाद आराम से हम लोग को लेके गए, एकदम आराम से। और हम देख रहे थे सब लोग कि वहां पे सब हाय हाय के नारे लग रहे हैं, लोग एक दूसरे को नहीं जाने दे रहे। और ना जो लोग टैक्सी वाले, वो दूसरे टैक्सी वालों को रोक रहे हैं, बट समहाउ हम लोग वहां से निकल गए, और हम नासिक पहुंच गए। और मैं इतना खुश हो गई, मैं इतना खुश हो गई कि ये क्या था। देखो, जब गुरुजी, गुरुदेव या गुरु तत्व हमारे जीवन में होता है ना, तो जो चीजें इम्पॉसिबल, या ऐसा लगता है ये हो ही नहीं सकता, वो सारी चीजें इतना आराम से हो जाती है। और आपको पता है, ऐसा बोला जाता है कि आपकी मम्मी, आपकी आई, आपकी माँ आपका जितना केयर करती है ना, जितना वो आपका वरी करती है, जितना वो आपके लिए सोचती है ना, उससे 1000 गुना, उससे 1000 गुना गुरु तत्व, गुरुजी, गुरुदेव आपके लिए खड़े होते हैं हर सिचुएशन में। जहाँ पे आपकी मम्मी नहीं पहुंच सकती ना, वहां पे आपकी गुरुदेव पहुंच जाते हैं। और हम लोग वहां पे पहुंच गए नासिक में। और मैं अपने ये भ्रम में थी कि ये चीजें किसको पता चलेगी, ये तो मेरे और गुरुजी के बीच की ही बात है ना। तो फिर जब अगस्त सितंबर का टाइम था ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि श्वेता, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। 4 बजे हम लोग उठे थे, और 5 बजे हम लोग जाते थे, 5 का ट्रेन रहता था, तो हम 4:30 बजे घर से निकलते थे। तो मेरी मम्मी ने हाथ पकड़ के मुझे बोला कि मुझे एक क्वेश्चन है, मुझे एक सवाल है आपसे करके, आपको बताना पड़ेगा आंसर। तो मैंने बोला हाँ बताओ ना, क्या है? तो बोलते हैं कि जब भी बारिश का ये है, जब भी 3 बजे तक बारिश होता है, 3:30 बजे तक बारिश होता है, लेकिन जब भी तुम घर से निकलती हो, उसके पहले एकदम शांत हो जाता है, और बारिश ही नहीं होती है। ऐसा कैसे? क्योंकि तब हमारे पास 4 व्हीलर नहीं था, 2 व्हीलर पे ही मेरा भाई मुझे छोड़ देता था स्टेशन पे। तो फिर मैंने बोला, अरे आपको, आपने नोटिस कर लिया, आपको पता चल गया? तो वो बोलते, हाँ मुझे पता चल गया, क्योंकि ये पिछले 1-2 महीने से देख रहे हो मैं कि बारिश ही रुक जाती है, और तुम आराम से चले जाते हो। तो मैंने बोला हाँ, मैंने गुरुजी को प्रे किया था कि ये हमको अभी टाइफाइड है, तो हम अगर भी भीग जाएंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरी मम्मी बोलती है, अच्छा ऐसा है? तो ये तो मेरी मम्मी को पता चल गया, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मुझे देखा था। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, उनको पता चल गया, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, जो मेरी पक्की फ्रेंड थी ना, हम दोनों ही तभी रहते थे साथ में, क्योंकि तीसरी जो थी उनका शादी हो गया था। तो क्या हुआ ना, एक दिन शाम को ना हम लोग ऐसे, तभी हम लोग का टीवी का उतना ट्रेंड नहीं था, और मोबाइल में भी हम लोग उतने नहीं रहते थे, क्योंकि 2010 की बात है ना। तो वो टाइम पे क्या हुआ, एक दिन 9:30 10 बजे हम लोग ऐसे ही बैठे थे, और ना फिर वो टाइम पे हम लोग एकदम रिलैक्स करके और अच्छे से क्या बोलेंगे ना, बातें कर रहे थे। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि शाम के टाइम पे बैठ के ना मैं ऐसे कृष्ण का स्टोरीज वगैरह ऐसे बताती हूँ, है ना। तो अगर मेरा मूड रहा तो ऐसे 9:30 10 बजे आई विल बी टेलिंग द स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्ण, ऐसे कहीं से तो भी वो फ्लो आ जाता है, और हम ऐसे कृष्ण की स्टोरीज उसको सुनाते रहते थे। तो उसको बड़ा मजा आता था कि शाम को इसके बाजू में बैठ जाओ, तो मोबाइल की जगह हम लोग को कुछ और ऐसे सुनने मिलेगा।
तो मैं उस दिन उनको वो कृष्ण की स्टोरी बता रही थी, सिखा नहीं बता रही थी, जो फ्लो हो रहा था, कुछ याद आ रहा था, ऐसे कुछ था ऐसे। तो ऐसे मैं उनको ऐसे स्टोरीज सुना रही। तो स्टोरी सुनाते सुनाते ना उन्होंने, वो मेरे फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ा और वो बोलती है कि आई हैव वन क्वेश्चन, मुझे ना एक सवाल है और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, आप आंसर करोगे ना इस क्वेश्चन का? तो मैंने बोला क्या ही सवाल कर लेगी, ये भी मेरे जैसी डॉक्टर है, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ पूछ लेगी और हो जाएगा ऐसा। तो मैंने बोला हाँ हाँ बोलो बोलो क्या कर रहे थे? तो बोले तू रात को बैठ के ऐसे कृष्ण की स्टोरीज क्यों बताती है? तो मैंने बोला वो नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा लगता है इसीलिए मैं बताती हूँ। तो नहीं नहीं, तुम ऐसे रात को स्टोरीज क्यों बताती रहती हो, और बहुत ऐसे भाव में आके ऐसा स्टोरीज से बता। तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे याद आते हैं ना इसीलिए। तो फिर बोले नहीं मुझे आंसर चाहिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में इटर्निटी नाम का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे पास्ट लाइफ आपको पता चलता है। तो इसमें क्या होता है ना, आप आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो लोग हैं जिन्होंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, जिन्होंने बहुत साधना किया, उन लोगों को पता होगा। तो इसमें हम लोग को पास्ट का पता चलता है, पास्ट लाइफ में आप क्या था। तो क्या उस वो टाइम पे मैंने उनको बोला कि एक पास्ट लाइफ में हम कृष्ण के पुजारी थे। सो 90 years आई वॉज इन कृष्ण के टेम्पल में पुजारी थे। तो इस वजह से कभी कभी हमको वो भाव आ जाता है तो हम ऐसे बैठ के कृष्ण को याद करते हैं और ऐसा कुछ कुछ स्टोरीज ऐसा बताते हैं। तो वो हंस रही थी, बोले हाँ लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा और एक सवाल है कर। तो हमने बोला अभी क्या सवाल हो सकता है? तो उन्होंने बोला, एकदम मेरा हाथ पक्का पकड़ के बोला कि वो जो नीचे ऑटो वाला मिल रहा था 1.5-2 महीने से, वो बराबर 9:30 आके नीचे खड़ा रहता था और 5 मिनट हम लोग का वेट करेगा और हमको लेके नहीं जाएगा। ये ऑटो वाला हमारे घर के सामने कैसे खड़ा रहता था? तू ये ऑटो वाले को जानती है क्या? तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जानती हूँ। तो मुझे वो बोलती है कि वहां पे जो ऑटो वाला डेली खड़ा होता था वो नए नए लोग थे। इट वॉज नॉट वन ऑटो वाला हु वॉज स्टैंडिंग। तो मैंने बोला क्या बात करें, मैंने तो, और मेरा वीकनेस था और मैं अपने इसमें रहती हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोले कि हर टाइम नया नया ऑटो वाला आके 9:30 9:35 के टाइम पे मतलब खड़ा होके हम लोग का वेट करता था। ये ऐसा कैसे? और दूसरा उसने बोला कि ये जो है अ, उस दिन हम लोग टैक्सी में जा रहे थे, तो हम कैसे वहां से निकले? तो मैंने बोला ये तो नॉर्मल था ना, उसमें क्या है? तो मैंने अवॉइड करने का कोशिश किया कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता। तो उसने बोला श्वेता दिस इज इम्पॉसिबल कि वहां पे सब नारे लग रहे हैं, लोग दूसरे टैक्सी वाले को नहीं जाने दे रहे हैं, परिस्थिति ऐसी थी कि सब गड़बड़ था और वहां पे हैवॉक था क्योंकि लोग चिड़े हुए थे, सब ऐसा सब था। उसमें सिर्फ हम लोगों को टैक्सी में वो लेके जा रहा है, वो भी 80 रुपीज में। ये कैसे पॉसिबल है? ये दो क्वेश्चन का आंसर तू मुझे दे दे, फिर मैं तुझे छोड़ने वाली हूँ। वैसे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ क्योंकि ऑटो वाला हर टाइम नया नया था और मैं जितनी बार भी नीचे ऑटो लेने जाती हूँ जब तू नहीं होती है, तो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। मुझे कॉल करके बोलना पड़ता है बस में कि भैया मैं लेट आ रही हूँ, आप मेरे लिए वेट करना क्योंकि मुझे ऑटो वाला नहीं मिला है। तो फिर उस दिन मैंने उसको सीक्रेट बताया कि ये गुरुदेव है। जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वॉट एवर यू आर फीलिंग, आप जो मेरे साथ में रह के जो खुश हो रहे हैं ना, ये सिर्फ गुरुदेव है। उनके सिवा कोई है ही नहीं जो आपका इतना केयर कर सके। तो आपको पता है फिर क्या हुआ? उसने बोला मुझे हैप्पीनेस प्रोग्राम करना है, तभी बेसिक कोर्स था ना। So I was so happy without telling her anything. She was so, क्या बोलेंगे उसको, she was so into divine। हम सब लोग डिवाइन के लिए, भगवान के लिए इतना तरसते हैं ना, हम सबको वो एक चाह होती है डिवाइन की। और उसने मुझे हाथ पकड़ के बोला मुझे कोर्स करना है, तुम मेरा कोर्स अरेंज करके दो। फिर हम लोग ने वाशी में उसका कोर्स करवाया और उसने तभी 6 दिन प्रॉपरली जाके कोर्स किया और उसका तभी शादी नहीं हो रहा था और उसके घर वाले बहुत टेंशन में होते थे। तो उनका जैसे ही कोर्स हुआ उनकी भी शादी हो गई। शी इज हैप्पीली मैरिड, एकदम अच्छे से है, खुश है वो। तो ऐसा है सब।
जब भी गुरुजी लाइफ में आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। और वही टाइम पीरियड में और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ। तो 2010 में क्या हुआ, 10 या 11 में हम लोग ने ब्लेसिंग कोर्स किया, मैंने ब्लेसिंग कोर्स किया। और ब्लेसिंग कोर्स में ना बहुत अच्छे से कुछ 5 डेज का कुछ कोर्स होता है। तब था 5 डेज का, अभी कितने दिन का मुझे नहीं पता। तो ब्लेसिंग कोर्स में ना हम लोग को बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। तो जैसे हम लोग का ब्लेसिंग कोर्स हो गया, हम वापस आए और हम लोग विक्रोली ऑफिस में ही थे। तो सम हाउ वो कोर्स होने के बाद मुझे सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन आना शुरू हो गया। मैं किसी के बारे में सोचती थी कि इनको ब्लेसिंग देना है, उनको ब्लेसिंग देना है, तो मुझे वो पूरा का पूरा ऐसा दिखना चालू हो गया, ऐसा कुछ दिखता था ऐसा। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। और अपना ऑफिस का काम तो चल बहुत ज्यादा चल रहा था, तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। बट तभी क्या हुआ ना, मेरे ही ऑफिस में एक आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत सुंदर डिवोटी है, वो थी। तो मैंने उनको बोला कि हमारा अभी ब्लेसिंग कोर्स हो गया ना, तो ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो वो ना शी इज एमबीबीएस डॉक्टर, और बहुत ज्यादा ये है, शार्प है, एकदम इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है। तो मुझे बोलते हैं, अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होता है, छोड़ दे। पर मैंने बोला, मुझे लेकिन टेंशन हो रही है ना इस चीज की। तो बोलते रहे, टेंशन मत ले, एक काम करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एक। हमने बोला हाँ करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब अपनी फ्रेंड बोल रही, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट तो करते हैं ना, हमारे गुरुजी से ज्यादा हम लोग दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं ना, कि अपनी फ्रेंड बोल रही तो टेस्ट करते। वो क्या बोलती, आज ना गुरुवार है, एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर, है ना, बहुत सुंदर गाते हैं वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और तुमको मेरे भजन पसंद है, तो एक काम करते हैं, आज शाम को 7:30 के अराउंड तुम मुझे ब्लेसिंग सेंड करना, और फिर मुझे डिटेल्स बताना कि तुझे क्या दिखता है ब्लेसिंग देने के टाइम पे, फिर हम लोग आगे सोचते हैं इसके बारे में। तो उसने क्या बोला बताया कि आप ना मोबाइल से कॉल मत करना, हम कल ऑफिस में मिलेंगे तभी इसके बारे में बात करेंगे। बोला ठीक है। तो थर्सडे शाम को 7:30 हम लोग, मैं ब्लेसिंग दूंगी और तुमको बताऊंगी कि मुझे क्या दिख रहा है करके। तो जब 7:30 का टाइम हुआ, घर पे उस दिन मैं पहुंच गई थी बराबर, और फिर हमने उनको ब्लेसिंग दिया। और ब्लेसिंग देने के बाद हमें दिखा कि वो है ना अ, झूले पे बैठे हैं। वो झूले पे बैठ के वो कोई भजन गा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो भजन गा रहे हैं। और वो कौन-सा भजन है वो टाइम पे वो भी मुझे समझ में आ गया कि ये कौन-सा भजन गा रहे हैं, वो 7:30 टू 7:35 के बीच में ऐसा। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो मैं मुझे थोड़ा-सा ऐसा दिखा, ऐसा मुझे लगा। और फिर दूसरे दिन मैं ऑफिस गई। दूसरे दिन ऑफिस में जाने के बाद वो पूछते हैं कि हाँ, हाँ, अभी हम लोग कैंटीन जाते हैं, फिर बात करते हैं। फिर हम लोग ने कैंटीन गया और बोलते हैं कि क्या क्या था फिर 7:30 तुमने क्या देखा? तुम्हारा ब्लेसिंग हुआ था, वो आपने ब्लेसिंग दिया तो कैसा था? फिर मैंने बोला कि हाँ, हाँ, आपने ब्लेसिंग आपको मैंने जब भी 7:30 ब्लेसिंग दिया, तो ना आप झूले पे बैठे थे और आप ये वाला गाना गा रहे थे। एंड शी वाज़ शॉक्ड। शी सेड, मैं कभी भी झूले पे बैठ के सत्संग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बोलोगे कि झूले तुम बैठ के ही तो सत्संग करने वाले हो ना, तो उस दिन मैं झूले पे बैठ के मैंने सत्संग किया। और फिर ये सत्संग में मैंने 7:35 में मैं वही गाना गा रही थी। तो हम दोनों शॉक थे कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या चल क्या रहा है ऐसा। तो शी वाज आल्सो शॉक, मुझे बोलती है ये सब क्या हो रहा है यार। मैं पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। बट जब गुरुजी के कोर्सेस हम लोग करते हैं ना, जब कोई भी कोर्स हम लोग करते हैं, कोई भी शिविर हम लोग अटेंड करते हैं, तो हमारे अंदर इतनी भोलापन आ जाता है, हमारे अंदर इतना क्लीनलीनेस आ जाता है, हम लोग इतना क्लियर हो जाते हैं जैसे छोटा बच्चा। सिर्फ 5 साल का बच्चा जितना इनोसेंट रहता है उतना हम लोग हो जाते हैं। इसीलिए हमें ना रेगुलरली कोर्सेज करना है, रेगुलरली एडवांस मेडिटेशन करना है, रेगुलरली ब्लेसिंग सेंड करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है पता है, हमारा इंटेंशन होता है कि लोग खुश रहे, हमारा इंटेंशन होता है कि सामने वाले की तकलीफ कम हो।
और जब हम ये इंटेंशन से काम करते हैं ना, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स हमारे साथ आ जाता है। और गुरुजी को ऐसे लोग बहुत पसंद है, जो किसी और का केयर करते हैं, है ना? तो ये 2011, 12 और 12 तक हमारा एकदम अच्छा टाइम था। और 12 में तो मेरे भाई का तो सबको पता ही है। फिर फरवरी 12 में जब मेरे भाई के साथ ऐसे वो महाराज जी के साथ बात हुई, तो फरवरी 2013, दिसंबर 2012 वाज हिज, वो सब बुरा टाइम था। फिर फरवरी 2013 के आगे तो बहुत ज्यादा सुंदर स्टोरीज है। तो जब भी फरवरी 2013 में हमको लगा कि गुरुजी ही हम सबका सब कुछ है, मेरे मम्मी पापा मैं हम सब लोग सेवा में जुट गए। जितना हो सके, जितना लोगों तक पहुंच सके, हम लोग बोलते थे कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मेरा कल तो यहाँ पे ऐसे होते हैं, आप सिर्फ आ जाओ। फिर हम लोग मई का 13 मई का प्रोग्राम था, 2013 का। तो मैं और मेरे पापा मई में 2013 के प्रोग्राम के लिए गए, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। आपको पता है गुरुदेव का जो बर्थडे है ना, 13 मई का होता है। तो वहां पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर में। तो हम सब लोग वहां पे जाते हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं और मेरे पापा, और आपको पता है और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे ना ट्रेन से भी बेंगलोर आना जाना आता है, बस से भी आना जाना आता है, और प्लेन से भी आना जाना आता है। सिर्फ मैं पैदल बेंगलोर नहीं गई हूँ। बाकी मुझे, आपको कहीं भी लगे कि मुझे बेंगलोर जाना है, तो आप मुझे कॉल कर लेना, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बेंगलोर कैसे जाए जाना है। अगर आपको बस से जाना है तो भी मुझे आता है, और फिर ट्रेन से जाना है तो वैसे भी है, प्लेन से जाना तो हमको मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और हमारी दौड़ बेंगलोर आश्रम तक, तो हम हमेशा उधर ही पड़े रहे, वहीं पे मिलेंगे, है ना? तो 13 मई के लिए हम लोग ने बस में बुकिंग किया, आप आ और रहे हो क्या वैसे इस शिवरात्रि? ये सब लोग आना। वाह। हमारे उल्वे में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे फर्स्ट फ्लाइट लेके बेंगलोर हम लोग आने वाले हैं। सब बेंगलोर आना, महाशिवरात्रि में पक्का आना। आर होम, हम सबका घर है वो। और वहां पे जाके पता चलता है कि घर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं घर क्या होता है। घर में तंटा झगड़े वो सब करके लोग थक गए हैं ना, वो घर नहीं है। आश्रम आ जाओ, फिर पता चलेगा कि घर क्या है ना? तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, 13 मई के लिए। तो हम लोग ने वीआर ट्रैवल्स बुक किया, और मैं और मेरे पापा ट्रैवल्स में। तो शाम को हम लोग ने 7-8 बजे का ट्रैवल पकड़ा। और 13 में दूसरे दिन था 12 मई का, और मैंने ना ऐसे रेड रोजेस का ऐसा बंच, ऐसा आता है ना अपने मुंबई में वगैरह, हर जगह पे सिग्नल पे ऐसे मिलते हैं, तो मैंने ऐसा बुके जैसा ऐसा रेड रोजेस का लिया, और मैं रात भर वो लेके बैठी थी। और ऐसे ट्रैवल्स में कैसे बड़ा सा वो ऐसा ग्लास होता है, और आप वो कर्टन निकाल दो तो आप आराम से इसे देख सकते हो, तो इसे चांद दिखते हैं, वो बहुत सुंदर है। मतलब ट्रैवल्स वाला जर्नी तो बहुत सुंदर है। 17-18 तास तो कैसे चले जाते पता ही नहीं चलता। सिर्फ आप बाहर का देखते जाओ, चांद दिखते हैं, तारे दिखते हैं, फिर सुबह हो जाती है, फिर ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो मैं पूरा ऐसे लेके बैठी थी, और आराम से ऐसे, और फिर हम लोग बेंगलोर पहुंचे। तो जैसे हम लोग बेंगलोर पहुंचे ना, तो हम लोगों को बाकी कुछ पता नहीं था, मैं और मेरे पापा ही थे। और तभी मुझे उतना बेंगलोर का ये नहीं था, मतलब आइडिया नहीं था। 2008-9 में एक दो बार जाना हुआ था। तो हम लोगों ने लोकल बस पकड़ा, हम लोग को लेट हो गया, कुछ तो भी हो गया, मैजेस्टिक पे शायद हम लोग रुके, तो हम लोग ने लोकल ये ले लिया। तब तक 12 हो गए थे, 12-1 हो गया था। इतना गर्मी थी, लेकिन जैसे हम लोग पहुंचे ना, वहां पे धीरे धीरे छोटी छोटी बरसात हुई ऐसे, तो क्या बोलेंगे ना, थोड़ा सा रेनी ड्रॉप्स ऐसे, थोड़ा सा ऐसा बहुत ऐसा प्लीजेंट वाला थोड़ा सा रेनिंग हुआ ऐसा। और हमने एक बस पकड़ा, लोकल वाला बस पकड़ा, जो आराम से धीरे 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 चलने वाला था। और फिर एकदम से गर्मी शुरू हो गया। तो इतना गर्मी था, मेरा ऐसा हो गया, इतना गर्मी, अभी तो थोड़ा सा बारिश था, प्लीजेंट लगा, अभी ये क्या? तो हमारे सामने दो लड़कियां आके बैठी ऐसी, और उन्होंने वो गजरा लगाया था, मोगरे का गजरा। तो हाँ, ये क्या है? हमारे लिए मोगरे का गजरे का पूरा फ्रेगनेंस ऐसा। तो मेरे पापा और हम ऐसे खुश होके फिर बेंगलोर आश्रम पहुंचे। तो जब तक हम लोग पहुंचे ना, तो थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया था, शायद टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और लेकिन वो जो फ्लावर्स थे ना, वो मेरे हाथ में ही थे, मैंने ऐसे
अच्छे से प्यार से पकड़ के रखे थे। तो जैसे हम लोगों ने एंटर किया और हम लोग ने चेकिंग वगैरह किया, तो हम लोग विशालाक्षी मंडप, हमारा जो आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम है, हम सबका जो आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम है, वहां पे विशालाक्षी मंडप करके एक बहुत सुंदर मेडिटेशन हॉल है। और वो मेडिटेशन हॉल इतना सुंदर है कि बेंगलोर एयरपोर्ट से हम लोग कभी कभी जो टैक्सी ड्राइवर्स को लेके जाते थे ना वीएम के सामने, तो वो लोगों ने भी कोर्सेज किया। जस्ट दे एंटर वीएम विशालाक्षी मंडप, और वहां पे जाके देखा और फिर बोलते मैडम ये क्या था, ये बहुत सुंदर था, वहां पे बहुत सुंदर लगा, हमको कोर्स करना है। तो इतना सुंदर है विशालाक्षी मंडप। तो हम दोनों ऐसे जाके विशालाक्षी मंडप की इधर जस्ट खड़े ही हुए थे, तो गुरुजी आ गए। और गुरुजी आके उनका गाड़ी हमारे सामने, और मैं और मेरे पापा इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, मैंने तो आई जस्ट जम्प अप, और ऐसे कूद के मैंने बोला हैप्पी बर्थडे गुरुजी, ऐसा ऐसा सब कुछ। और इतना अच्छा लगा, और गुरुजी ने स्माइल किया, थोड़ा सा ऐसा टच किया, और वो चले गए। और जैसे ही वो आगे चले गए, मेरे पापा बोलते अरे फ्लावर्स तो रह गए, ये तो मेरे हाथ में है। तो मैंने बोला अरे ये तो मेरे हाथ में रहेगा इतना, कल शाम से 8 बजे मैंने पकड़ के रखा है, रात भर मैंने पकड़ के रखा है, अब इसको क्या करना, और इसको मतलब अभी गुरुजी से कैसे मिलेंगे, क्या होगा ऐसा। तो मेरे पापा बोलते एक काम करना, थोड़ा सा जाके देख, अगर हो जाएगा तो। और फिर मैंने वो बुके लेके ऐसे मैं जैसे भागना शुरू हुई ना, तो वहां पे गाड़ी रुक गया। और गाड़ी रुकने के बाद मुझे लगा रहे इनको कैसे पता चला कि यू नो मैं पीछे से आ रही हूँ। और जैसे मैं पीछे गई, एक हाथ पीछे आया और फटाफट बुक्की लेके गॉन, और वो गुरुजी थे। और मैं आई वाज स्टन, मतलब मेरा पूरा ऐसा रोंगटे खड़े हो गए कि पहले तो ये रुक भी गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे भी नहीं, सीधा ऐसे पीछे हाथ आके फ्लावर्स लेके वो चले गए। और मेरा तो मतलब पूरा आई वाज वाइब्रेटिंग कि ये कितना सुंदर एक्सपीरियंस है। और यू नो योर डिवाइन इज मोर ऑफ इनटू यू, अगर आप भक्त है ना, तो भगवान को ज्यादा रहता है कि वो आपसे मिले, आपके गिफ्ट ले, है ना। तो मेरे लिए इतना सुंदर था। और वो जो 2-3 दिन थे गुरुजी के साथ, उनके बर्थडे के, बड़ा सा केक और उनका सब इतना सब बड़ा बड़ा, और इसमें हम सब खुश। तो ना वो टाइम पे और एक इतना सुंदर अनुभव हुआ हमारी इधर आर्ट ऑफ लिविंग में, बेंगलोर आश्रम में एक सुमेरु मंडप करके है। तो सुमेरु मंडप ना ऐसे ओल्ड वाला जो मंडप है, मंडप मतलब ऐसा ऐसा इस पे क्या बोलेंगे ना, मंडप जैसा, ओपन ओपन थिएटर जैसा, ऊपर से उसका ढका हुआ है, और वहां पे जाके आप मेडिटेट कर सकती हो। और सुमेरु मंडप का कैसे सेंटर जो है ना वो ओपन है, और एक बड़ा सा ऐसा झाड़ है, वो कौन सा पीपल है, का है किसका है? पीपल का, हाँ। तो ऐसे सेंटर में ना ऐसा पीपल का बड़ा सा वृक्ष है, और वैसा फैला हुआ है। और फिर ऐसा सुमेरु मंडप है, और वो पुराना वाला ये है, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुजी सुमेरु मंडप में सत्संग लेते थे, लॉन्ग क्रिया लेते थे, नॉलेज सेशन सब वहां पे होते थे। लेकिन जब बढ़ना शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो गया, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा होना शुरू हुआ, तो फिर वीएम बना, विशालाक्षी मंडप। तो जो लोग नए हैं ना, वो लोग विशालाक्षी मंडप ही देखते हैं। और आपने अगर गूगल किया, तो आपको जो दिखेगा वो विशालाक्षी मंडप दिखेगा, जो बेंगलोर आश्रम का मेडिटेशन सेंटर। लेकिन सुमेरु मंडप वॉज द ओल्ड वन, है ना। तो समहाउ मैंने पापा को बोला कि हम एक काम करते हैं, हम लोग सुमेरु मंडप जाके अपना क्रिया कर लेते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे लोग उधर जाते हैं और सुमेरु मंडप में जाके क्रिया करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वहां पे, एकदम क्या बोलेंगे ना, शांत लगता है। तो मैं, हाँ ये है सुमेरु मंडप, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो वंडरफुल, इट्स सो डिवाइन, बहुत सुंदर है। तो फिर मैं और मेरे पापा सुमेरु मंडप गए, और फिर हम लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग क्रिया इधर ही कर लेते हैं, और फिर बाद में हम लोग नाश्ता या ऐसे कुछ कर लेते, ठीक है ऐसा। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वाज देयर इन सुमेरु मंडप। और वहां पे मैंने क्रिया शुरू किया, फर्स्ट डे सेकेंड डे सब हो गया। और जैसे ही मैं ओम बोलने वाली थी, आई कुड हियर द ओम अराउंड मी,
and I did my whole long kriya the way it was in that time period. और 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मैंने पूरा सोहम, आई हर्ड एवरीथिंग इन माय ईयर्स, हर हर वो चीज वो मैंने पूरा सुना, और वो पूरा लॉन्ग क्रिया मैंने अटेंड किया। एंड व्हेन आई ओपन माय आईज 2 and 2.5 years आवर्स के बाद में, 2 ढाई घंटे के बाद में मैंने जब आंखें खोली तो वहां पे कोई नहीं था। वहां पे सिर्फ मैं और मेरे पापा थे, और मेरे पापा बोले, और मैंने ऐसे देखा कि अरे ये क्या है, ये तो मैंने पूरा लॉन्ग क्रिया सुना और मैंने कर भी लिया गुरुजी की आवाज में। और मैंने मेरे पापा को बोला, कितना टाइम हुआ इसे? 2 ढाई घंटा हो गया बेटा, अभी हम खाना खाते हैं। और फिर हम लोग जाके खाना खाया, और फिर मुझे समझा कि शायद से हम वो फ्रीक्वेंसी में जब, व्हेन वी मैच आवर फ्रीक्वेंसी, मे बी, तो आपको शायद वो सारी चीजें भी सुनाई देती होंगी। मे बी साइंस ये बोलता होगा, तो मुझे नहीं पता कि क्या है, बट मैंने वो एक्सपीरियंस किया, वहां पे बहुत सुंदर लगता है। आप कभी जाओगे ना आश्रम, तो वहां पे डेफिनेटली जाना, और वहां पे बैठ के एक सहज समाधि मेडिटेशन या फिर लॉन्ग क्रिया या फिर शॉर्ट क्रिया करना, आपको इतना सुंदर अनुभव होगा। आपको लगेगा भगवान के पास बैठे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ऐसे करके हम लोगों का बेंगलोर में जाना आना इतना बढ़ गया, तो हम 13 मई को भी जाते थे और फिर 14 फेब को भी जाते थे। तो क्या हुआ, 2012 के बाद 2013 का 13 मई कर लिया, और फिर हम लोग 2014 के फेब में मैं फिर से आश्रम गई थी। तो 2014 के फेब में मैंने एडवांस मेडिटेशन के लिए एनरोल किया था। और वो जो 5 दिन का जो कोर्स था, तो उसमें ना जनरली क्या होता है ना, कि वैलेंटाइन डे के दिन सब लोग इसमें जाते हैं, साइलेंस में जाते हैं। तो 14 वाला जो वैलेंटाइन का वो जो था, उसमें मैं भी एडवांस मेडिटेशन के लिए गई थी। तो ऐसा बोलते हैं कि डिवाइन इज योर वैलेंटाइन। आपका वैलेंटाइन फिजिकल बॉडी वाले तो बदलते रहेंगे ना, कितने आए कितने गए, नहीं, लेकिन आपका एक ही वैलेंटाइन है, वो है कृष्ण या फिर डिवाइन, या फिर जो बोलते हैं आप, जो भी आपके इष्ट है वो। तो जनरली मैं प्रिफर करती थी कि मैं अपने वैलेंटाइन डे साइलेंस में करूंगी तो बेटर है। तो 2014 में भी ऐसे हम लोग, मैं अकेली गई थी, तो वहां पे एमपी के लिए हम लोग गए थे। हम लोग मतलब मैं ही थी और सारे एमपी के हमारे हमारे पार्टिसिपेंट। तो ना वो पूरा जो टाइम था उसमें मौन में ही थे हम लोग, मतलब 14 को भी आप मौन में थे, 13 को भी मौन में थे। वो पूरा वीक वैसा ही था। तो 13 तारीख को क्या होता है, 13 तारीख को शाम को सत्संग के टाइम पे गुरुजी ने डिक्लेयर किया कि मुझे वैलेंटाइन डे के दिन कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई फूल नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और अगर कोई कोई फूल लाता भी है तो मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। कल के लिए कोई फूल नहीं लाएगा, और लाना भी मत, मैं लेने भी नहीं वाला हूँ, तो जरूरत नहीं है। तो 13 मई के भी बहुत सारे लोगों ने फूल लाए थे ना, तो गुरुजी ने क्या किया पता है, उन्होंने बोला ऐसा, क्या उनके यहाँ पे एक ऐसा प्लेट था, किसी को इशारा किया, ये प्लेट में रख देना। तो सबके जो फूल थे वो प्लेट में रख दिए, है ना। तो एक बंदा आया, सबके फूल उन्होंने ऐसा कुछ ये था उसमें रखे और वो चले गए। गुरुजी ने नहीं लिए फूल। तो आई वॉज वेरी श्योर कि हाँ, गुरुजी ने फूल नहीं लिए हैं, तो क्या फिर हम लोग को देना ही नहीं ना, जब भी ये फिक्स है कि वो लेने नहीं वाले, तो देना भी नहीं। और उन्होंने बोला भी कि हमको नहीं चाहिए। फिर दूसरा दिन हुआ 14 फेब का वैलेंटाइन डे। तो वो दिन क्या हुआ, मॉर्निंग 6 o'clock, हमारे जनरली 6:30 के सेशंस रहते हैं, तो 6 o'clock में अपना तैयार होके अपना योगा मैट लेके मैं निकली। और वहां पे ना एक अन्नपूर्णा करके है, जहाँ पे हम सब लोग खाना खाते हैं। तो अन्नपूर्णा के वहां पे एक लड़की मुझे मिलती है, वो मुझे बोलती कि दीदी प्लीज फूल ले लो ना। मैंने बोला कि गुरुजी ने तो नहीं बोला है, फिर ये बंदी क्यों बोल रही है कि फूल ले लो, फूल ले लो। तो उसने एकदम ऐसा, शी वाज प्लीडिंग कि हाँ प्लीज दीदी ले लो ना, मेरा बोनी है, आप प्लीज ले लो। तो मुझे उसको देख के इतना ऐसा लगा कि नहीं यार, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसका मतलब उसका पहला दिन का पहला कमाई है ना। तो फिर मैंने 2 फ्लावर्स ले लिए, रेड रोजेस लिए,
और उनको उसको बोला कि हाँ ठीक है, मॉल में थी मैं, तो उसको पैसे निकाल के दिया और मैं वहां से निकल गई। फिर उस दिन शक्ति क्रिया भी था, तो हम लोग शक्ति क्रिया और मॉर्निंग सेशन में वो फूल पूरा घुमा रही थी, हाथ में था। और मुझे पता था कि गुरुजी ये फूल लेने नहीं वाले, तो फिर क्या पॉइंट है। तो मैं ऐसे आराम से ऐसे घुमा रही थी, और फिर सेकंड सेशन चालू होता 10:30 टू 11 o'clock को। तो फिर जब 11 o'clock का सेशन शुरू होने वाला था, तो मैंने सोचा कि अभी क्या करेंगे इन फूलों का, गुरुजी तो लेने नहीं वाले, तो हम एक काम करते हैं, हम जाके ना बीएम में गुरुजी के फोटो के सामने रख देते तो बेटर रहेगा। और वो भी खुश और मैं भी खुश, क्योंकि मैं फेंक तो नहीं सकती हूँ ऐसा, तो हमने क्या सोचा वही कर लेते। तो फिर हम वहां से गए और विशालाक्षी मंडप में मैंने हमने सोचा कि वो फूल उधर गुरुजी के फोटो के सामने रख देते। तो हाँ, जैसे हम वहां से निकले, चलते चलते 11:15 11:30 का टाइम हो गया था, और उस दिन बहुत भीड़ था, तो सारे सेशंस लेट हो रहे थे, कुछ तो भी था उस दिन। तो वीएम के सामने जैसे हम जाके खड़े हो गए, तो देखा कि वीएम लॉक्ड है। तो हमने सोचा अच्छा वीएम लॉक्ड है, ऐसा बड़ा सा ताला तो हमने कभी देखा ही नहीं वीएम में, वो तो हमेशा ओपन ही रहता, बट उस दिन लॉक्ड है। तो हमने सोचा ठीक है लॉक्ड है तो क्या, हम लोग मैं ऐसे यू नो विंडो से कूद के, खिड़की से कूद के जाके फोटो पे वो रख दूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी, इसमें क्या है। क्योंकि बीएम की जो है ना, विशालाक्षी मंडप की जो विंडोज है ना, वो ओपन है ऐसे। तो मैंने जैसे ही गया विंडो में से, मैंने ये किया, चेक किया, तो वहां पे गुरुजी का फोटो ही नहीं। तो फिर मुझे बाद में समझा कि अरे जब गुरुजी आश्रम में होते तो फोटो नहीं रहता ना, क्योंकि गुरुजी है तो फोटो नहीं रहता। तो मैंने बोला अभी ये फूलों का मैं क्या करूं। और फिर मैं ऐसे निकल के आई और वीएम के सामने का जो प्लेस है वहां पे खड़ी हो गई, सोचा कि अभी मैं क्या करूंगी फूलों का, और ये फूल तो मुरझा जाएंगे, शाम तक तो नहीं रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग 6 o'clock 6 o'clock से मैंने 6 बजे से लेके रखा है, तो कैसे होगा। तो मैं वैसे सोच ही रही थी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो बोलता है गुरुजी नहीं आ रहे, किसी को भी गुरुजी नहीं मिलने वाले, आप जाओ, गुरुजी है ही नहीं, ऐसे कुछ ऐसा बोलना शुरू किया। मैं तो मौन में थी, तो मैं ज्यादा कुछ ये नहीं किया, मैं आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, मैं सिर्फ सबको देख रही थी ऐसा। तो फिर सब लोगों ने जाना शुरू किया, और एक दो लोग जो बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे कि अरे गुरुजी नहीं आने वाले, क्योंकि गुरुजी बाहर है, अभी नहीं आएंगे, तो अब नहीं होगा दर्शन, तो चल। मैं लोगों को बताना चाहूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा, ये है वीएम। यस। तो यहाँ पे ही खिड़कियां ओपन रहती है जो दीदी आप बता रहे हो। यस। हाँ ये स्वर्ग है। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर सब लोग चले गए, क्योंकि गुरुजी ने आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अरे मेरे हाथ में जो फ्लावर्स है, ये तो अभी गए, मतलब क्योंकि शाम को भी लेने वाले ने, शाम तक ही मुरझा जाएंगे। तो जैसे ही मैं वहां से निकलने के लिए पलटी, इट वॉज 11:45, 11:45 हुआ था। और वहां पे तीन छोटे छोटे बच्चे, 3-4 साल के मुझे दिखे, दे वेर प्लेइंग राउंड एंड राउंड, वो लोग ऐसे गोल 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 घूम रहे थे। एंड दे वेर टॉकिंग। वो एक छोटा बच्चा बोलता है ए वेयर इज गुरुजी, और दूसरा बोलता है गुरुजी इज हियर ओनली, ही इज कमिंग इन 5 minutes, ऐसा वो तीनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, वो तीनों। एंड हम लाइक अच्छा, पर ये तीन बच्चे हैं किसके, आजू बाजू में तो कोई दिख नहीं रहा है, दोपहर मतलब अभी 12 होने को है, ये बच्चों को किसने छोड़ दिया। पर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गुरुजी इज अराउंड एंड ही इज कमिंग इन 5 minutes, इनको कैसे पता। और मैंने ऐसे बोला ये क्या है। और मेरे हाथ के फूल देख के मैं, जिसके पहले मैं सोचू, गुरुजी का गाड़ी सामने था। और मैंने बोला अच्छा ये ऐसा था, और मैंने जाके गुलाब का फूल दिया, गुरुजी ने ऐसे फूल लिया, और गाड़ी गायब। फटाक से गुरुजी चले गए, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देर वाज नो बडी, वो तीन बच्चे भी नहीं थे। तो मैंने बोला अरे मैं अकेली यहाँ पे हूँ, यहाँ पे देर वाज नो बडी एक्सेप्ट। और 2014 में भी उतना ज्यादा रश नहीं था, और मैं ऐसी थी, और मैं मॉल में थी, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैंने बोला अच्छा, तो ये क्या था मुझे नहीं समझा, बट मेरे फूल तो गए, सो आई वाज हैप्पी कि चलो मेरे फूल गए, मैं तो खुश हूँ। फिर उसी दिन शाम को 14 को, फिर मैं इतना तैयार होके ऐसे गई कि मुझे इतना खुश थी कि चलो मेरे फूल तो ले लिए डिवाइड ने ऐसा। तो जब शाम को फिर से सारे लोग ऐसे फ्लावर्स लेके वहां पे हैं, तो गुरुजी सत्संग में आके बैठे और बोले मैंने पहले ही बोला था कि मैं फ्लावर्स नहीं लूंगा, तो मैं फ्लावर्स नहीं लूंगा ऐसा। अच्छा। और फिर है ना, उन्होंने फिर से इशारा किया कि वो जो थाली है उसमें अपने फूल रखो, मैं तो नहीं लेने वाला हूँ। और फिर गुरुजी ने किसी से फूल लिए ही नहीं, सबके थाली में गए, और मैं ऐसे देख रही थी कि अरे बाप रे,
ये तो बड़ा ही डिफरेंट था करके। तो ऐसे हैं हमारे सबके गुरुजी, ये सब हमारे जैसे जनरल लोगों के पास, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा पैसा नहीं है, उनके लिए वो पहले है, पता है। हमको लगता है ना, बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो पैसे कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम मिले थे ना हम कड़के ही थे। नसीब से भी कड़के थे, पैसे से भी कड़के। अरे इसमें हम लोग के पास कुछ था ही नहीं, बट उनकी वजह से सब हो गया है ना। तो इतना सुंदर है। तो ये 2014 वाज अ बिग ईयर फॉर अस, इतना बड़ा था। क्यों पता है? क्योंकि हम घरसोली में रेंट पे रहते थे और वहां पे रेंट इतना बढ़ गया था कि हम लोग वो रेंट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। मुंबई में रेंट एक बार बढ़ना शुरू होता है तो आपको लगता है क्या करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, इतना बड़ा रेंट कहाँ से जाएगा। तो हम लोगों ने घर ढूंढना शुरू किया और हमारा घर 2014 में उल्वे में हुआ। अभी उल्वे का स्टोरी है ना, अभी सबको पता है, लेकिन पहले उल्वे किसी को पता नहीं था। उल्वे वॉज ए स्मॉल मैं बताना चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं, आपने उल्वे अगर नहीं सुना है तो आपने अटल सेतु तो सुना ही होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस है, सबसे मार्वेलस स्ट्रक्चर। तो जो अटल सेतु जहां पे खत्म होता है, उस जगह का नाम उल्वे है। बॉम्बे से शुरू होके एंड बहुत वहां के स्टेशंस ऐसे ऐसे लगेगा कि आप फॉरेन में घूम रहे हो। अभी वो फॉरेन हो गया है, पहले वो गाँव था हमारा। तो जब हम लोग ने देखा कि हम लोग ना अभी सिर्फ उल्बे में ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज इतना महंगा हो रहा था और हम लोग सोचते थे हम इतनी छोटी छोटी सैलरी वाले लोग, और पता नहीं कहाँ घरसोली खारगर वो सब कैसे करेंगे। तो हम लोग हमारे जब डिवाइन आपके साथ होते हैं, जब गुरुदेव आपके साथ होते हैं ना, हर चीज इजी हो जाती है और टफ सिचुएशंस भी आते ही है। वो टफ सिचुएशंस या बुरी परिस्थिति क्यों आती है पता है? टू चेक यू कि आपका फेथ कैसा है, आपका आप कितना विश्वास रखते हो, श्रद्धा और सबूरी, आप कितना विश्वास रखते हो। तो ये 14 में फिर हमारे जो एकदम अच्छे वाले फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने उल्बे में घर ढूंढा और फिर उन्होंने बोला कि आप भी इसमें बुक करवा लो, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, इतना सब दौड़ भाग चल रहा है, भाई का हेल्थ का चल रहा है, वो ज्यादा वो नहीं कर पा रहा, इसमें मैं अकेली क्या क्या करती थी। तो उन्होंने बोला, तो हमारे भाई ही है वो, जय भाई करके। तो जय भाई ने हमको बोला कि आप भी ले लो, हमारे साथ रहोगे, और वो हमें हमेशा सपोर्ट करते थे। मतलब वो फैमिली थी जिनको देख के हमेशा हमको लगता था कि है ना, जय भैया है तो हो जाएगा, सब ठीक रहेगा ऐसा। तो हम लोगों ने वहां पे एक फ्लैट बुक किया, हम लोग सिर्फ एक फ्लैट अफोर्ड कर सकते थे, मैं और मेरा भाई। तो 1 BHK फ्लैट हम लोग ने अफोर्ड जो हो रहा था वो किया, उल्वे में, सेक्टर 3 में। अभी मेरा मन ऐसा था, मेरे दिमाग में ऐसा था कि हम लोगों को ऐसा घर चाहिए जहां पे गुरुदेव का फॉलोअप हम शुरू करें, और ऐसी प्लेस चाहिए जहां पे हम अपना गुरुदेव का फॉलोअप शुरू करें, पर हमारे थ्रू वो सारी चीजें जाए जो हम पहुंचाना चाहते हैं, जो गुरुजी हमसे सेवा करवाना चाहते हैं। तो हम चाहते थे कि हॉल में, लेकिन 1 BHK फ्लैट में कहाँ हॉल और कहाँ ये। और इसीलिए हम लोगों ने ऐसे थोड़ा मीडियम वाली सोसाइटी देखा है, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी के फॉलोअप के लिए लोग नहीं नहीं बोले। क्योंकि आप बड़े बड़े सोसाइटी में जाओ ना, लोग बोलते कि नहीं आप फॉलोअप नहीं कर सकते, आप सत्संग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वैसा नहीं। हमको ऐसा चाहिए था जहाँ पे गुरुजी इज मोस्ट वेलकम, उनके फॉलोअप, वहां पे सत्संग, ऐसा। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही फ्लैट लिया, 1 BHK। तो हमको लगा कि बस शायद यही होगा, पता नहीं क्या होगा ऐसा। तो वो पीरियड में क्या हुआ, अचानक से हमारा जो घर पड़ा था अकोला में, बहुत बड़ा सा जो बंगलो था, उसके लिए हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि वो घर जाए, वो घर बिक जाए, ताकि हम उसका कुछ ना उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग मुंबई में करें। लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी थोड़ा महंगा था, तो इतना इजीली जा नहीं रहा था। तो जैसे ही हमने ये 1 BHK ले लिया, हमने गुरुजी को प्रे किया, अगर आप चाहते हो कि आपका फॉलोअप हो तो आप कुछ करो ऐसा। और हम हमारी धमकी तो एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है। हाँ, आप धमकी भी दे सकते हो, अगर आप गुरुजी को इतना प्यार करते हो ना, ही इज द वन जो आपके सब कुछ सुन के लेंगे और आपको हर चीज अपने हिसाब से ये होगा। लेकिन फोटो के सामने खड़े रहो और आपके मन की बात बोलो। तो आपने बोला कि देखो अब क्या हो। तो यू वोंट बिलीव, वो जो घर था हम लोग का, जिसका इतने सालों से हम लोग सोच रहे थे कैसे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो घर का रात के 12 साढ़े 12 बजे डील होता है, और हमको जितना चाहिए उतना, रात के 12 साढ़े 12 बजे डील हुआ।
जो इम्पॉसिबल था, और वो ना किसी को बताना नहीं चाहते थे वो, क्योंकि हमारा घर बहुत सुंदर था, तो सबको चाहिए था, ऐसे बहुत कुछ था और ये सब था, उसमें से उन्होंने वो घर खरीदा। और हमारे पास फिर प्रॉपर इतना अमाउंट आ गया कि हम फिर कुछ और जगह पे और बड़ा सा कुछ खरीद सकते थे। तो हमको सब लोग बोलने लगे कि तू बड़ा सा कुछ ले लो और फिर बड़े से इसमें चले जाओ, इसमें छोटे में क्या, और उल्वे में क्या रखा है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, आप आ जाओ इधर, किधर जाओ। तो हमने बोला नहीं, हमको उल्वे में ही जाना है, जहाँ पे हम हमारे जो ये थे, मतलब प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने दूसरा फ्लैट भी रखा था। और उन्होंने बोला था अगर ये 15 दिनों में दूसरा फ्लैट का पेमेंट आता है तो हम आपको दूसरा भी देंगे, अगर 15-20 दिनों में आपका नहीं होता है डील उधर के घर का तो फिर ये गया करके। तो 15 दिनों में हम लोग का डील भी हो गया और हमने दूसरा फ्लैट भी ले लिया। और वो दूसरे फ्लैट को हम लोग ने रिकंस्ट्रक्शन करा के बड़ा सा हॉल। तो उल्वे का जो पहला फॉलोअप है, जो फर्स्ट फॉलोअप सेंटर जो उल्वे में शुरू हुआ, वो यही से शुरू हुआ, जो बड़ा सा 2 BHK का 3 BHK का फ्लैट हो गया, क्योंकि दो करके हम लोग ने किया। तो बड़ा सा हॉल हमारे पास आ गया। और फिर 2014 में फ्लैट लेने के बाद हम वहां पे दशहरे के टाइम पे शिफ्ट हो गए। और फिर क्या हुआ, वही टाइम पे हमारा जॉब था जो हमने चेंज किया था, एरोली में हमको जॉब मिला था, वो जॉब हमारा चला गया, क्योंकि उल्वे में वहां पे ट्रैवलिंग के लिए कुछ भी नहीं था। ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी वाज नॉट देयर वहां पे, आप ना आने जाने के लिए कम्यूट ही नहीं था, ना ऑटो थे, ना ओला था, ना उबर था, ना बस थे, ना ट्रेन थे, देयर वाज नथिंग। और वो वाली जो कंपनी थी वहां पे मेरा सेकेंड शिफ्ट, मतलब इवनिंग शिफ्ट चलता था, और शाम को 4 बजे से रात के 2 बजे। तो 2 बजे से मतलब 2 बजे के बाद वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं उल्वे में, क्योंकि कम्यूट ही नहीं, कुछ भी नहीं, बस भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग को क्या चलता था, सिर्फ एक नॉर्मल शिफ्ट जहाँ पे हमारे ड्राइवर हमको आने जाने के लिए छोड़ दे देंगे और लेके आएंगे। सो 9 to 6 वाला शिफ्ट हमको चाहिए था, जो हमारे भाई का था, तो वो ड्राइवर के साथ जाते थे आते थे। हमारे लिए फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो हमारा जॉब वो जो ट्रांसपोर्ट का वो था उसमें छूट गया। तो हम 11 महीने हम लोग ऐसे थे कि अभी क्या है, अभी कैसे होगा। तो 11 महीने हम लोग, तो हम लोगों ने जब भी हॉल वो सब रेडी था, पूरा इंटीरियर वगैरह सब किया, तो एक पुराना सा एक वो था, टेप रिकॉर्ड था, टेप रिकॉर्डर, वो हमने हॉल के कॉर्नर में जाके रख दिया, जो पुराना था, मतलब वो डिजाइन भी उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। तो मेरा भाई बोलता है कि ये टेप रिकॉर्ड किस लिए, तो मैं बोला यहाँ पे फॉलो होने वाला है ना। तो तब ना कैसेट डाल के फॉलो होते थे। अभी तो हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, हमारे पास मोबाइल से ऐप से सब होता है, लेकिन वो टाइम में ना वो टेप रिकॉर्डर में ऐसे कैसेट डालो तो फिर आपका लॉन्ग दिया होगा, ऐसा था। तो हमने वो टेप रिकॉर्ड, खाली वाला टेप रिकॉर्ड वहां पे कॉर्नर में रख दिया। और फिर गुरुजी के मैंने बेंगलोर से 3 बड़े फोटोग्राफ्स लाए थे, जो हम लोग ने हॉल में ऐसे हर जगह पे लगाए थे। तो मैंने गुरुजी के फोटो को देख के बोला आपका फॉलो पे, अब देखो आप कैसे मैनेज करने वाले हो, हमको तो नहीं पता, क्योंकि हम जस्ट 2010 में घनसूरी शिफ्ट हुए, तो बाद 2-3 सालों में हमारे पहचान के कोई टीचर्स भी नहीं थे, हम लोग ऑफिस में इतना बिजी रहते थे कि बहुत ज्यादा ऐसे कनेक्शन भी नहीं बने थे, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। तो किसके साथ जाना है, बात करना है, किस टीचर के साथ ये करना, ये भी नहीं पता था। और तब ये भी नहीं पता था कि टीचर्स वहां पे हेल्प करने के लिए होते हैं वगैरह, ये सब भी नहीं पता था, मतलब इट वाज ऑल जनरल ऐसा। तो जैसे हमारा जॉब छूटा, तो क्या हुआ ना, वहां पे भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें होना शुरू हुआ। बट जब ये मेरा गैप था, मतलब जॉब का गैप था, उसमें ना कुछ और चीजें भी हुई। जैसे मैं 1 महीने क्या, ये था क्या बोलेंगे ना, 1 महीने का मैंने नवरात्रि का टाइम था, तो नवरात्रि के 1 महीने के लिए मैं सेवा के लिए गई थी आश्रम में। तो आपको पता है, जब हम लोग ऐसा ब्रेक मिल जाता है या फिर ऐसे कुछ टाइम आ जाता है कि आपको लगता है 5-6 महीने आपके पास टाइम है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 महीने का सेवा ले लेते हैं आश्रम में। हम लोग आश्रम में चले जाते हैं और वहां पे जो भी हमें काम दिया जाता है वो सेवा हम लोग करते हैं। सेवा मतलब क्या, जिसके बदले में हमको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो वो सेवा मैंने वहां पे लिया, और 1 महीना आई वॉज इन आश्रम, बेंगलोर आश्रम, जो नवरात्रि का था।
अब जब ये नवरात्रि का पूरा एक महीने का सेवा खत्म हो गया, तो वो वाले सेवा में मुझे बहुत बहुत सुंदर अनुभव हुए और मुझे एक स्वामिनी ऐसे मिले। वो स्वामिनी मतलब क्या? ब्रह्मचारी, लड़के रहते हैं वो स्वामी रहते हैं और लड़कियां जो रहती है वो स्वामिनी, ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग में है। तो वो साध्वी बोलते हैं ना, साध्वी अलग है। साध्वी 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 शायद, हाँ। हाँ। स्वामी नहीं, साध्वी। हम्म। तो स्वामी है और ये साध्वी, हाँ हाँ करेक्ट, साध्वी। तो ये पूरे एक महीने में ना, हमारा जहाँ पे जिनके साथ सेवा हो रहा था ना, वो साध्वी है उनके साथ था। तो मैं और वो हमेशा साथ में रहते थे और वो बहुत बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग, इतनी सुंदर थे वो, बहुत सुंदर। तो ये एक महीना ना समहाउ हमको जो अलॉट होते हैं ना, ये सेवा अलॉट होती है ना, तो उनके साथ ही हमारा सेवा अलॉट होता था। तो मैं ना उनके साथ बहुत सारी बातें ऐसे करते रहती थी और मुझे बहुत सारे सवाल भी रहते थे कि कैसा है, क्या है ऐसा। और कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस फिर हमने उनके साथ शेयर किए, तो वो बोले कि हाँ ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस है जो आप बाकी लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन स्वामिनी और स्वामी इन लोग के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं जब आपकी एज में थी तो हमको भी ऐसे एक्सपीरियंस आ रहे थे, तो चांसेस है कि आप भी स्वामिनी बन जाओगे या फिर साध्वी बन जाओगे। तो हमने बोला नहीं नहीं, हमको नहीं बनना है साध्वी, हम तो अच्छे नॉर्मल खासे हैं, अच्छे खासे हैं। तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता। तो ये जो एक महीना होने के बाद, ये एक महीना खत्म होने के बाद हमारा गुरु पूजा फेज 2 का ये था, कोर्स था। तो ना अ, गुरु पूजा फेज 2 क्या है? फेज 1, गुरु पूजा फेज 1 ऐसा कोर्स है जिसमें गुरु पूजा सिखाई जाती है। और उसमें आप 6 महीना अगर गुरु पूजा का चैंटिंग करते हो, तो फिर आपको गुरु पूजा फेज 2 के लिए जाना पड़ता है। और गुरु पूजा फेज 2 करने के बाद फिर आप गुरु पूजा पंडित बन जाते हो और आप आपका गुरु पूजा परफॉर्म कर सकते हो, तो इसीलिए गुरु पूजा फेज 2। तो ये जब एक महीने का टाइम हो गया, उसके बाद में मेरा गुरु पूजा फेज 2 था। तो इसमें क्या हुआ, मेरे पापा को डेंगू ये हो गया, डायग्नोज हुआ। क्योंकि हम लोग उल्वे में रहते थे और उल्वे में तब क्या था, सब जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट थे, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहे थे और हर जगह पे वो सब डे टाइम पे मच्छर वगैरह सब रहते थे। तो उस वजह से फिर मेरे पापा को डेंगू हो गया और तभी मेरा एक महीने का सेवा खत्म हो गया। और जैसे वैसे सेवा खत्म हो गया, तो गुरु पूजा फेज 2 के लिए मेरा मुझे जाना था, मतलब उधर ही आश्रम में ही गुरु पूजा फेज 2 था, मेरा सिर्फ शिफ्टिंग हो रहा था दूसरे रूम में। तभी मुझे फोन आता है, मेरे हमारे जो उल्वे की जो डॉक्टर है उनका फोन आया। वो बोलते, वो भी मेरे पक्के फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना ही इज ऑलवेज देयर, ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर है वो। उनका कॉल आया, वो बोलते हैं कि मैडम पापा का तबीयत खराब है, डेंगू है और प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, 30,000 वगैरह ऐसा है। तो मैंने बोला फिर अभी क्या? तो बोलते कि आप फटाफट आ जाओ, आप कहाँ पे हो मुझे नहीं पता, आप कहाँ बेंगलोर बेंगलोर कहाँ घूम रहे हो, ही इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, सो उनको पता नहीं हम लोग इतना क्यों जाते हैं ऐसा। तो बोले मुझे कुछ नहीं पता, आप आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो मैंने बोला एक काम करो, 30,000 है ना, तो इसको तो हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। तो बोलते हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पता है डेंगू का क्या होता है। तो मैंने बोला हाँ वो तो है। तो मैंने बोला आप हॉस्पिटलाइज करो पापा को और फिर हम लोग देखते हैं। वो बोलते कि नहीं, पापा इज नॉट रेडी टू हॉस्पिटलाइज, वो तैयार ही नहीं, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मैं हॉस्पिटल में नहीं जाने वाला हूँ। जो भी है हम लोग ऐसा इधर ही देखने वाले कर रहे हैं। तो फिर मैं एकदम टेंशन में आ गई, मैंने बोला अरे ये क्या, अभी ये कैसे होगा? तो व्हाट आई थॉट, मैंने सोचा कि नहीं, अभी टाइम हो गया है, जाना चाहिए। एक महीने से मैं इधर ही हूँ आश्रम में और अभी पापा का ना काउंट भी, प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया, तो भी जाना चाहिए। तो मैंने फटाफट डिसीजन लिया कि मुझे जाना है। वो GP2 वगैरह सब रहने देते हैं, अपने को तो ना अपना घर वाले लोगों का ज्यादा ये है ऐसा। तो मैंने फिर जो दीदी थे उनको जाके बोला कि वो शी वॉज मदरली, एकदम मम्मी के जैसे थी, एकदम ऐसे थे वो, बहुत सुंदर थे वो। तो उनको जाके मैंने बोला ऐसा ऐसा है, पापा का उनका ऐसा हो नाम गया। क्या है वो भी बता दो ना सबसे। सेल्वी दीदी उनका नाम है, लेकिन अभी वो जब भी कन्वर्जन होता है ना नाम का, तो शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ वो साध्वी के, और फिर उनका नाम बदलने वाला था 4 महीने के बाद में। तो सेल्वी दीदी उनका नाम नाम है। ओ अच्छा, अभी बदल चुका होगा, अभी नहीं अभी बदल मिलेगा। चुका होगा, केरला के थे वो। तो मैंने बोला सेल्वी दीदी अभी
मुझे जाना है। और आई एम सो अपसेट, आई एम सो अपसेट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि एक महीने का सेवा करके मेरे पापा का ये हो रहा है, तो मुझे नहीं करना जीपी2, मुझे जाना है घर करके। हमको होता है ना ऐसे कि अरे इतना सब कुछ मैंने अच्छा कर लिया, इतना सेवा कर लिया, इतना इतना सब कुछ हो गया, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों ना, कि हमेशा हम लोग जनरल लोग हैं ना, हमारे अंदर वो सब छोटी छोटी भावनाएं, और वो पसंद भी है गुरु जी को, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, मैं कैंसिल कर रही हूँ टिकट विकेट, और फिर अपना प्रीपोन करके जा रही हूँ। उन्होंने शांति से सुन लिया। और हम लोग ना वो टाइम पे अन्नपूर्णा के रूफ टॉप में एक डॉर्मेट्री, वहां पे हम दोनों रहते थे। तो मैंने उनको वहीं पे डॉर्मेट्री में हम लोग साथ में ही रहते थे, तभी उनको सब बोला ऐसा ऐसा है। तो अन्नपूर्णा का फोटो, हाँ ये अन्नपूर्णा है, यहाँ पे सबको खाना मिलता है। तो उन्होंने सब ऐसे स्माइल करके सुन लिया, फिर बोले हाँ ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर हम लोग ऐसे लिफ्ट में खड़े थे। उन्होंने मुझे बोला कि श्वेता रुक जाओ, डोंट गो, कंप्लीट योर जीपी2 एंड देन ओनली गो। और उन्होंने ऐसा बोलते, मैंने एकदम ऐसे देखा, मैंने बोला सेल्वी दीदी आप क्या बोल रहे हो, हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला देखो सोचो और फिर डिसीजन लेना। मैंने बोला हाँ। और फिर लिफ्ट ऐसे नीचे आई, लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो चले गए, बोले यू टेक योर टाइम। और फिर मैं जाके बेंगलोर आश्रम में बहुत सारे पेड़ वगैरह ऐसे थे, पेड़ के नीचे जाके बैठ गई, और मैं सोचने लगी कि 30,000 प्लेटलेट काउंट, मतलब हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे तो केस तो हाथ से जाएगा, और मैं क्या करूं। फिर अंदर से आवाज आई कि डू योर जीपी2, गुरु पूजा फेस 2 कर लो। बहुत बहुत बड़ा डिसीजन था, जो मुझे नहीं पता था क्या होगा, बट आई वाज लाइक नहीं, गुरुदेव है, हमको तो एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैंने जाके, मैं दौड़ के गई सेल्वी दीदी के पास और उनको बोला सेल्वी दीदी। वो बोलते क्या, उनको पता था ये कुछ तो डिसाइड करके आई है, और उन्होंने मुझ पे डिसीजन छोड़ा था। यू नो, आपको बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको कुछ बता के जाएंगे, आपका डिसीजन रहेगा, और वो फोर्स भी करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये मेरे ऊपर फोर्स कर रहा है, ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों के इंटेंशन हमेशा अच्छे ही होते। वो कभी भी सोच ही नहीं सकते कि किसी का बुरा हो। तो मैंने बोला सेल्वी दीदी मैं रुक रही हूँ, मैं गुरु पूजा फेस 2 कर रही हूँ। उनके चेहरे पे इतना सुंदर मुस्कान था, और उन्होंने क्या बोला पता है, दिस वॉज मैसेज ऑफ गुरुजी टू यू। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, बोले ये तुम्हारे लिए मैसेज था, तुम ले लोगी कि नहीं लोगी, वॉज योर पर्सपेक्टिव। आ, आपको लेना है कि नहीं हाँ। लेना है, ये तुम्हारा टेस्ट था, तुम पास हो गए। वाह। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा अभी। एक तरफ आपके फादर का प्लेटलेट काउंट 30,000 पे है, एक तरफ आप इतने असमंजस में हो कि जाना है, लेकिन आपने डिसीजन लिया नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसी मोमेंट पे हम लोगों को थोड़ा सस्पेंस में छोड़े, और हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करें पार्ट 3 में। और आप बताओ दीदी, इफ यू एग्री। चलेगा पार्ट 3 में फिर। ये इसके बाद हम लोग का उल्वे चैप्टर ग्रो हुआ, और किस तरह से हमारे फॉलोअप सेंटर पे कोई टीचर खुद चल के आया, ये स्टोरी तो आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। और मेरे पापा का कैसे हुआ, और किस तरह से उनका पूरा रिकवरी हुआ, और फिर किस तरह से वो जो ऑडियो था उसके लिए कैसेट डालने वाला अपने आप से चला आया, वो सब हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। स्टे ट्यून, हम लोग से मिलते हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा ये चीज फिर से बताने में, और होप यू एंजॉयड। और जैसे ही यस, आपको लगता है पार्ट 3 चाहिए, टाइप पार्ट 3 इन दी कमेंट सेक्शन। सब लोग पार्ट 3 लिखिए कमेंट सेक्शन में, जितना जल्दी आप लिखोगे उतना जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि मैं दीदी को लेके आऊं। आ, तो इनको लेके आना, ये मेरा एक टास्क है, तो मैं जरूर पूरा करूंगा। पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा विथ
ऑल द न्यू गुरु स्टोरीज। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, कि हम नहीं चाहते कि सेशन बहुत लंबा हो जाए और आप ये सोच के छोड़ दो कि लंबा सेशन है बाद में देखेंगे। इसका पार्ट 3 जरूर आने वाला है। और दीदी जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे? फेथ, विश्वास। विश्वास वो हर चीज पे जो आपके साथ हो रही है। आपको ये क्षण पे लग रहा है कि बहुत बुरा है या जैसे भी है, लेकिन वो विश्वास और गुरुदेव के प्रति समर्पण, बस ये दो चीजें साथ में लेके चलेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ, पूरी दुनिया इधर की उधर हो सकती है। जल्दी से मिलते हैं। दीदी जय गुरु। थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग। जय गुरुदेव। यस।